वाराणसी से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं बल्कि सेवा संघर्ष और सिस्टम से लड़ाई की मिसाल बन चुकी है। IMSSHBHU के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम शंकर ने अपने जीवन के संघर्ष और सेवा भाव को साझा करते हुए बताया कि उनका लक्ष्य कभी धन कमाना नहीं बल्कि गरीब और वंचित मरीजों की सेवा करना रहा है। डॉक्टर ओम शंकर ने बताया कि उन्होंने अपने छोटे भाई को केवल इसलिए खो दिया क्योंकि इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। यही दर्द उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना और उन्होंने डॉक्टर बनकर यह संकल्प लिया कि कोई भी व्यक्ति पैसे की कमी के कारण अपनी जान न गंवाए। देश के बड़े निजी अस्पतालों में हजारों सफल सर्जरी और बेहतर आर्थिक जीवन छोड़कर उन्होंने BHU का रास्ता चुना। जब वे यहां पहुंचे तब कार्डियोलॉजी विभाग बेहद कमजोर स्थिति में था। सिर्फ हफ्ते में 3 OPD सीमित मरीज और कोई भी एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी नहीं। लेकिन डॉक्टर ओम शंकर ने हालात बदलने का बीड़ा उठाया। आज उसी विभाग में रोजाना 400-500 मरीज आते हैं और करीब 30 ऑपरेशन प्रतिदिन किए जाते हैं। हालांकि यह सफ़र आसान नहीं था। उन्हें OPD चलाने तक की अनुमति नहीं दी गई, प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। BHU की पहली एंजियोप्लास्टी भी उन्होंने ही की जब उन्होंने नियमों के खिलाफ जाकर एक हार्ट अटैक मरीज की जान बचाई। साल 2014 में उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया, जिसके चलते उन्हें 14 महीने तक निलंबन, आर्थिक संकट और मानसिक दबाव झेलना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने अनशन किया और समानांतर OPD चलाकर मरीजों की सेवा जारी रखी। उनके इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिला, जिसके बाद देश में कई बड़े स्वास्थ्य सुधार लागू हुए, जिनमें नई एम्स, वेलनेस क्लिनिक और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं शामिल हैं। डॉक्टर ओम शंकर ने संस्थान में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि उनका संघर्ष व्यक्तिगत नहीं बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और गरीब मरीजों के अधिकारों के लिए है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे आगे भी सेवा और सत्य के रास्ते पर डटे रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। ये प्रेस वार्ता जो है, पहली प्रेस वार्ता जो की गई थी सोमवार को, उसमें विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कुछ गलत और भ्रामक सूचनाएं मीडिया आप मित्रों को फैलाई गई थी और ऐसा उससे प्रतीत हो रहा था जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ा अपराधी हूं और मेरे विरुद्ध पहले बहुत गंभीर धाराओं में कार्रवाई हो चुकी है और मैं कोई बहुत बड़ा गुनहगार हूं। तो उस चीज से मेरे जो सामाजिक छवि है उसको गहरा ठेस पहुंचा है और इसीलिए मैं उसका जवाब देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हूं, जिसमें मैं बिंदुवार तरीके से इन प्रश्नों का जवाब दूंगा। सबसे पहली बात यह है कि पहले तो विश्वविद्यालय प्रशासन का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम उन्होंने अपनी जो भी भावना थी वो मीडिया के समक्ष रखा, उनका जो भी पॉइंट ओपिनियन था, और यही मैं चाहता था। तो वो तो पहली जीत है हमारी कि उन्होंने मीडिया में अपना ओपिनियन व्यक्त कर दिए कि वो हमारे इस जांच और पूरी प्रक्रिया के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं। दूसरी बात, उनको इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैंने जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के समक्ष जो बातें उठाई थी, यानी कि CCS कंडक्ट रूल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक हो या गैर शैक्षणिक किसी भी अधिकारी और कर्मचारी और शिक्षक के लिए कभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लागू ही नहीं हुआ, क्योंकि इस चीज का खंडन मेरे जो दावे के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। मतलब विश्वविद्यालय प्रशासन मान लिया है कि वो गलत है और उन्होंने गलत कानून के तहत पिछले 20 सालों से 500 से ज्यादा लोगों के विरुद्ध आपराधिक कृत्य किया है। और वो सब 500 लोग जाके अगर वो होंगे तो अब पूछेंगे उनसे कि आपने मेरे विरुद्ध, और हो सकता है कानूनी सलाह ले रहे हैं, कई लोग तो मुझे बता रहे हैं वो कानूनी सलाह रहे हैं कि कैसे वो लोग भी जाएंगे, FIR करेंगे या कानूनी अपना रास्ता ढूंढेंगे कि कैसे इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो वो लोग फिर उठ खड़े होंगे, क्योंकि जो कानून नहीं है उसके विरुद्ध कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, और ये एक दंडनीय अपराध है, एक आपराधिक कृत्य है। उसके साथ आप एक संगठित रूप से ये काम करते हैं, जिसमें 3-4 आदमी वहां पर शामिल हैं। एक श्री वेलू जी हैं, एक श्री सांडिलिया जी पहले थे और अभी वर्तमान में पता नहीं कहाँ है वो। तो दूसरे जो है इस जो वर्तमान कुलसचिव जी हैं और भूतपूर्व कुलपति जो प्रोफेसर सुनील कुमार जैन जी थे, और वर्तमान के कुलपति महोदय जो हैं प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी जी, ये सब एक संगठित अपराध में लोगों को संगठित तौर पर दमन, शोषण और उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं
जिनके विरुद्ध ये आपराधिक मतलब कोई भी कार्रवाई इस कानून के तहत नहीं की जा सकती है, और गैर बिना कानून के कार्रवाई करना एक आपराधिक कृत्य है, और ये सब उनके लिए दंड के भागीदार होंगे। और उसके लिए मैं पिछले प्रेस वार्ता में ही कहा था, उनके पास 7 दिन का मौका दिया था, जिसमें 2 दिन बीत चुके हैं। अगर आप असहमति का अधिकार हमेशा है, अगर आपने कानून के विरुद्ध आचरण किया है, यानी चाहे कुलपति जी हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे कोई, अगर वो कानून इतर किसी अधिकारी पर दबाव बना रहे हैं, तो ये एक कानूनन अपराध है। ये अपराध उन पर साबित होता है क्योंकि उन्होंने गैर कानूनी ढंग से उसका प्रमोशन किया, कानून की और मेरे पर अनावश्यक दबाव बनाया गलत काम करने के लिए। यह खुद एक आपराधिक कृत्य है। और नहीं, ये बता दें, देखिए सीसीए रूल क्या होता है। सीसीए रूल उस पर लागू होते हैं जो केंद्र के कर्मचारी होते हैं और जिनकी नियुक्ति संविधान की अनुच्छेद 309 के अधीन होता है, ठीक है ना। और उसके लिए एक जो संघ लोक सेवा आयोग है, उसके तहत उनकी नियुक्ति होती है। मेरा आयोग कौन, और उसके लिए एक ट्रिब्यूनल होता है जिसको कैट कहते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक स्वतंत्र संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान है, वहां डिसिप्लिन जरूरी है क्योंकि वो केंद्र के कर्मचारी है। लेकिन सुचित्रा मित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में साफ साफ कह दिया गया जजमेंट की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो भी शिक्षक हैं, वो किसी भी केंद्र के कर्मचारी नहीं है, वो उसके अधीन भी नहीं आते। ये विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं और इनके स्वायत्त विश्वविद्यालय। क्यों स्वायत्त है? क्योंकि विश्वविद्यालय के अधीन पढ़े लिखे शिक्षक प्रोफेसर होते हैं जो देश के नीति निर्माण में शामिल होते हैं। अगर वो नीति निर्माण करने वाले को ही बोलने से अनुमति खत्म कर दी जाए तो कौन सी नीति का निर्माण होगा? जो भाई क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों होता है कि भाई सरकार की क्या कमियां हैं, तो हम बोल ही नहीं पाएंगे सरकार की कमियां क्या है, तो फिर बेहतरी कैसे होगी अगर कमियां ही नहीं बोलेंगे तो।